अगर मैं आप लोगों से पूछूं दुनिया का सबसे ताकतवर कंपनी का नाम क्या है, तो आप में से कोई शायद ये उत्तर देंगे वो अपना माइक्रोसॉफ्ट है ना। वो कोई कहेंगे एप्पल, कोई कहेंगे वॉलमार्ट। मज़ेदार बात, आप सभी गलत उत्तर दे रहे हो। सही उत्तर है ब्लैक रॉक। आज इस एपिसोड में ये ब्लैक रॉक का पूरा कहानी को मैं आप लोगों के सामने डिक्रिप्ट करूंगा कि एक व्यक्ति एक कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है और उसके पीछे उसका ऊर्जा शक्ति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। 2020 का शोध से पता चलता है ब्लैक रॉक कुल $15 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करता है, जो यूएसए का जीडीपी का 70% होता है। यूएस का सभी बड़ा बैंक, बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी, बड़ा मीडिया हाउस, इस सब में ब्लैक रॉक का बड़ा हिस्सेदारी है। और सबसे मज़ेदार बात है, दुनिया भर का जितना ट्रेडेड इक्विटी है सभी का 12% आज के तारीख में ब्लैक रॉक का ओनरशिप में है। तो ये ब्लैक रॉक कैसे शुरू हुआ? तो इसके लिए हम लोगों को पीछे जाना पड़ेगा 1952। लॉस एंजल्स में, मतलब यूएस का लॉस एंजल्स में एक धनी परिवार में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम है लैरी फ्रिंक। ये लैरी इतना एक संभ्रांत परिवार में पैदा हुआ कि उसको खाने पीने का कोई कमी नहीं था, लेकिन बचपन से ही लैरी को लगने लगा, पैसा चूंकि परिवार में काफ़ी था, ज़्यादा था, उसको लगने लगा कि ताकत सबसे मेन चीज़ होता है। यहाँ पे थोड़ा फ़र्क समझने का चेष्टा करिए। वॉरेन बफेट एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, उसको लगा कि धन कमाना ज़रूरी है, और लैरी साहब एक धनी परिवार में पैदा हुआ, उसको लगा कि ताकत सबसे मेन चीज़ होता है। तो चूंकि बचपन से उसको ताकत का नशा था, तो अपना 20 साल होते होते उसने पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लिया। उसको ऐसा लगने लगा था कि पॉलिटिक्स एक ऐसा जगह है, राजनीति से सत्ता आ सकता है, सत्ता मतलब ताकत। तो 1972 में उसने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन किया और देखते ही देखते उस पार्टी में एक अच्छा खासा रुतबा भी हासिल किया था। लेकिन 1974 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन वाटरगेट स्कैम के कारण से रिजाइन कर दिया। लैरी को लगने लगा, अरे मैं सोचता था कि पॉलिटिक्स ताकत का उत्स होता है, सोर्स होता है, ये तो पॉलिटिक्स नहीं है। ये मेन अगर ताकत कहीं से आ सकता है वो है पैसा। तो वो तो एक पैसा वाला परिवार से ही बिलोंग करता था। तो वो दिमाग में ये सोच लिया कि अगर बहुत ताकत हासिल करना है तो बहुत पैसा कमाना होगा। और यहाँ से कहानी में करवट लेता है। वो राजनीति छोड़ देता है। 1976 में वो न्यूयॉर्क बेस एक इन्वेस्टमेंट फर्म फास्ट बोस्टन में नौकरी करना शुरू करता है। वहाँ पे सिक्योरिटी एसेट का ट्रेडर के तौर पे वो अपना करियर शुरू करता है। और देखते ही देखते वो इस काम में अपना एक मास्टरी हासिल कर लेता है, क्योंकि उसका मन में पैसा मेन मकसद नहीं था, उसका मन में ताकत मेन मकसद था।
और जिसका मेन बुनियाद ही फास्ट और ताकत होता है, तो वो स्वाभाविक रूप से अपना दिन का 24 घंटे में से अधिकतर समय इसी के ऊपर दिमाग लगाएगा और दिमाग खपा के वो अपने तरह से एक फॉर्मूला भी डिज़ाइन कर लिया और इस फॉर्मूला के बूते में वो बहुत कम समय में फास्ट बोस्टन का सबसे हाईएस्ट अर्निंग एम्प्लॉय बन गया। कंपनी उसके माध्यम से कमा रहा था, कंपनी उसको दे भी रहा था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है 1986 में। 1986 में उसका किसी एक गलती के कारण से कंपनी को करीब $500 मिलियन का लॉस होता है। स्थिति इस जगह पे पहुंच जाता है कि उसको या तो रिजाइन करना होगा, नहीं तो कंपनी उसको सैक कर देगा। उसने रिजाइन करके कंपनी से निकल गया। 1986 में फास्ट बोस्टन से निकलने के बाद उसने न्यूयॉर्क का एक सीक्रेट सोसाइटी में ज्वाइन किया। यह सीक्रेट सोसाइटी का नाम था कापा पेटा फाई। यह सीक्रेट सोसाइटी में यूएस का सब बड़ा बड़ा बैंकर, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर और बहुत बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन ये मैं बहुत चेष्टा करने के बाद भी नहीं जान पाया कि उसको ये सीक्रेट सोसाइटी में किस तरह से प्रवेश मिला, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी एक ऐसा जगह होता है जिसमें बहुत आसानी से कोई एंट्री नहीं ले पाएगा। आप लोगों को इस कहानी से थोड़ा हटके मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग सभी सत्यजीत रे का नाम सुने होंगे, मशहूर फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे। सत्यजीत रे आप लोग सुन के आश्चर्य होंगे, बंगाल में इस तरह का बहुत तरह का सीक्रेट सोसाइटी फंक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे वो काला जादू वगैरह बहुत इस तरह का प्रैक्टिस है। सत्यजीत रे प्लानचेट सोसाइटी का एक लाइफ मेंबर था और इस सोसाइटी का प्रधान भी था। और मज़ेदार बात, सत्यजीत रे का मृत्यु का करीब 7-8-10 साल पहले दुनिया को यह पता चला कि सत्यजीत रे इस तरह का एक सोसाइटी में बिलोंग करते थे। तो सीक्रेट सोसाइटी कितना सीक्रेट होता है, इससे एक धारणा लिया जा सकता है। तो इस सीक्रेट सोसाइटी में वो अपना एंट्री करवा लिया और इसके चलते उस सीक्रेट सोसाइटी के माध्यम से उसको बहुत तरह का इंफॉर्मेशन, बहुत प्रकार का एक्सेस उसको हासिल हो गया। अब 1988 में उसने अपना एक कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम था ब्लैक रॉक। और मज़ेदार बात, ब्लैक रॉक शुरू होते ही यही सिक्योरिटी ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, ये सब चीज़ में ही ब्लैक रॉक इन्वॉल्व था। और मज़ेदार बात यह है कि 1988 से लेके 1993 तक इस कंपनी का वैल्यूएशन $500 मिलियन से $8 बिलियन पहुंच गया। लेकिन लैरी साहब खुश नहीं थे। अब भी उसको ऐसा लग रहा था कि वो भीड़ में चल रहे थे। उसको अगर वो जिस तरह का सक्सेस को चाह रहा था, उसके लिए एक बहुत बड़ा धमाका चाहिए होता, और ये धमाका अभी भी बहुत दूर था। इस तरह से कंपनी का ग्रोथ हो रहा था, काम हो रहा था। लैरी साहब का जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2002 में। 2002 में ही उसने वही गणित जो उसने फास्ट बोस्टन में तैयार किया था, उस गणित के आधार पे उसने समझ लिया था कि एक बहुत बड़ा बबल कहीं पे क्रिएट हो रहा है और मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी का जो ट्रेडिंग वहाँ पे हो रहा है, इसमें एक आगे जाके बहुत कुछ एक बड़ा बम फटेगा। और वो अपना रिस्क एक्सपोजर को कैलकुलेटिव वे में उसमें क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया 2002। और मज़ेदार बात, 2008 में ये बम फटा। अब उसने अपना वो सीक्रेट सोसाइटी का इन्फ्लुएंस को काम में लेके यूएस में जितना सारा बैंक फेल हुआ
उन सभी बैंक में अपना पकड़ मजबूत किया, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट में गया। यूएस गवर्नमेंट उसको सारा डिफॉल्ट बैंक का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया। मजेदार बात यह है, कवारा का भी वैल्यू होता है, ये उसने पहले से सोच रखा था। और ये कवारा मतलब जो डिफॉल्ट बैंक का पूरा एसेट उसके पास आ जाने से उसके सामने पूरा दुनिया का एक एक्सपोजर ओपन हो गया। दुनिया का एसेट मार्केट में वो कहीं ना कहीं बेताज बादशाह बनने जा रहा था, क्योंकि सारा फेल हो जाने वाला बैंक का जो एसेट उसके हाथ में आया, वो सारा बैंक कहीं ना कहीं हर एक देश में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। और ये जो एक्सेस उसको मिल गया, इससे उसको पूरा दुनिया में फैलने का मौका मिल गया। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और मज़ेदार बात यह है, वो इसका भरपूर फायदा उठाया। कैसे? देखिए, आज कहा जाता है दुनिया का जितना बड़ा बैंक है, आज कहा जाता है जितना दुनिया का बड़ा टेक कंपनी है, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, सभी में ये लैरी साहब का मतलब ब्लैक रॉक का निर्णायक स्टेक है। मतलब ये सारा कंपनी कहीं ना कहीं इसका अनुमति के बगैर, मतलब लैरी साहब का अनुमति के बगैर या लैरी साहब को कॉन्फिडेंस में ना लेके कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता। लेकिन मज़ेदार बात यह है, लैरी साहब का सबसे पसंदीदा अगर कोई सेक्टर है वो है मीडिया और वेपन। दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया हाउस में ब्लैक रॉक का निर्णायक हिस्सेदारी बनाया। दुनिया में आज के तारीख में जहाँ पे जो कुछ भी जंग हो रहा है, इसके ऊपर लैरी पेक का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ ना कुछ भूमिका है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वेपन शस्त्र बनाने का कंपनी में इन भाई साहब का बड़ा हिस्सा है। अब सवाल यह आता है, लैरी साहब का इतना बड़ा सक्सेस के पीछे राज क्या है? ये तो उनका सक्सेस का रास्ता समझ में आ गया, कैसे वो आगे बढ़ा। जैसे होता है ना, बचपन में हम लोग परी कथा में पढ़े थे कि चुड़ैल का जान वो तोते के अंदर रहता है। लैरी साहब का मतलब ब्लैक रॉक का ये पूरा सक्सेस का जान कहीं पे अगर छुपा हुआ है तो वो है अलादीन। अलादीन को आप वो कहानी का अलादीन ना समझें। अलादीन है ब्लैक रॉक का एक प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, जिसके आधार पे वे हर वक्त एक एनालिसिस चलाता है। किस तरह का एनालिसिस? दुनिया में जिस कंपनी में उसका हिस्सेदारी है, दुनिया में जिस व्यक्ति के साथ उन लोगों का ट्रांजैक्शन है, सभी कहा जाता है सब प्रकार का डेटा उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाला हुआ है। सिर्फ यही नहीं, कहा यह भी जाता है कि दुनिया का हर एक जगह से वे लोग एथिकल और अनएथिकल वे में डेटा कलेक्ट करते हैं। आप लोग शायद एक बार सुने होंगे कि यहाँ पे वो कैम्ब्रिज एनालिटिका का कुछ एक इशू आया था 2014, 15, 16 में। वो एक बार आया था कि इंडिया का चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका का कुछ एक भूमिका था वोटर का मेंटालिटी को प्रभावित करने के लिए। कैसे वो हुआ था हम सब जानते हैं। कहा जाता है कि फेसबुक का एक बड़ा डेटा लीक हुआ था या इधर से उधर हुआ था। तो इस तरह से अलादीन के अंदर बहुत प्रकार का डेटा अलादीन एथिकल वे में गैदर करता है, अनएथिकल वे में गैदर करके उसके अंदर प्रोसेस करता है। मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग वो जीरो ब्रोकरेज फार्म में काम मत करिए, क्योंकि यहाँ से भी एक डेटा लीकेज या इन्फॉर्मेशन हैंडओवर का अनएथिकल वे में
बाईपास होने का एक संभावना रह जाता है। हो रहा है या होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन होने का संभावना है, क्योंकि इस तरह का संस्था क्योंकि हम लोगों का डोमेन में ही काम कर रहा है और ब्लैक रॉक का भारत में अच्छा खासा प्रेजेंस है, तो इन लोगों के पास इन लोगों को लोग का रिटेल का बिहेवियर का भी एनालिसिस कहीं ना कहीं करने का आवश्यकता पड़ता होगा। तो अलादीन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से वो लोग स्कैन करते हुए पूरा उन लोगों का रिस्क एक्सपोजर सारा चीज़ कैलकुलेटेड वे में पूरा क्रिएट करता है कि वो जिस इक्विटी में पोजीशन है उसका भविष्य क्या है या कौन सा एरिया में उन लोगों को पोजीशन लेना चाहिए, ये भी पहले से वो लोग भाप लेता है। आज जैसे हम लोग कहते हैं कि यूरोप में जो जंग चल रहा है ये लंबा चल रहा है। क्यों लंबा चल रहा है? क्योंकि जंग ख़त्म कोई करना ही नहीं चाह रहा है। अगर जंग नहीं होता तो क्रूड ऑयल शायद $50-60 में रहता, लेकिन जंग हो रहा है इसलिए क्रूड ऑयल $120 होके अभी तो 90 के आसपास घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर $55 का मैं 50-60 का मीडियन पॉइंट 55 पकड़ के चलूँ तो 55 से 90 कितना ऊपर भाव में, तो जंग तो अच्छा है। जैसे सर्फ एक्सेल का एक ऐड था ना, दाग अच्छा है। तो जंग के कारण से अगर तेल ऊंचा बिक रहा है तो यहाँ पे किस किस का फ़ायदा हो सकता है, सोचने वाला बात है। और ख़ास करके इसलिए भी सोचने वाला बात है क्योंकि ब्लैक रॉक का दुनिया का सभी बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एक बड़ा हिस्सा है। तो ये सब बिंदु दिमाग में रखते हुए हम लोगों को हमेशा एक चीज़ याद रखना होगा कि ब्लैक रॉक या ब्लैक रॉक जैसा कोई भी संस्था हो सकता है जो हम लोगों का डेटा लेके हम लोगों से ही कुछ खेला ना कर दे। खैर, दोबारा कहानी में आता हूँ। एक व्यक्ति का सत्ता पावर का नशा कहाँ तक हो सकता है? जब 2020 में सभी हम लोग महामारी से पीड़ित थे, ये व्यक्ति वहाँ पे भी अवसर ढूंढ लिया, क्योंकि चाइना में एक क्राइसिस चल रहा था। अपने आप आराम से शांत प्रकृति से वो चाइना में एंट्री किया और चाइना में घुस के एक अद्भुत कंपनी में पोजीशन ले लिया। उस कंपनी का नाम है हिगविशन। हम सब जानते हैं, मेरा भी ऑफिस में हिगविशन का ही कैमरा चारों तरफ लगा हुआ है। हम सब जानते हैं हिगविशन बेसिकली ऑफिस सर्वेलेंस का प्रोडक्ट बनाते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब। हिगविशन ये तो एक व्यापार है, लेकिन हिगविशन अपना मास्टरी किस में है मालूम है? आप लोग सुन के आज ताज्जुब बन जाओगे। हिगविशन का मेन मास्टरी है, इन लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए हैं, किसी भी व्यक्ति का पिक्चर से उस व्यक्ति का पूरा जन्म कुंडली निकालने का उनके पास प्रोग्राम रेडी है। और मज़ेदार बात, ये प्रोग्राम चाइना गवर्नमेंट यूज करता है। तो इस कंपनी में पोजीशन बनाया ताकि ओनरशिप आएगा तो कहीं ना कहीं आगे जाके उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर भी उसका ओनरशिप हासिल होगा। तो अलादीन या हिगविशन का ये सिक्योरिटी सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर, ये सब मिल मिला के कहीं ना कहीं ये अपना असीम ताकत के तरफ जाने का चेष्टा करेगा। हम लोगों का देश में हमेशा हम लोग ये सुनते हैं, हाँ मोदी जी तो अदानी अंबानी जी के लिए काम करते हैं। ये व्यक्ति 70 का दशक में ये सोच लिया था, पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन ताकत का सोर्स नहीं होता है, मेन सोर्स होता है बिजनेसमैन पैसा। ये व्यक्ति ये तत्व को कहीं ना कहीं सिद्ध साबित किया। तो संभाल के रहिएगा और इस कहानी के अंदर से क्या सीख आपको मिला, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।